नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी रोबिन। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को साइंस का एक महत्वपूर्ण विषय फिजिक्स के महत्वपूर्ण टॉपिकों की चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने पिछला वीडियो में आप लोगों को बताया था कि किसी भी एग्जाम में साइंस का एक अहम रोल होता है, चाहे वो वनडे एग्जाम का प्रीलिम्स हो, चाहे वो मेंस हो, कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो या किसी स्टेट का वो पुलिस का एग्जाम हो, जो भी कोई एग्जाम होगा उसमें साइंस से सवाल पूछे जाते हैं। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे कि साइंस की जो सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसके किन किन टॉपिकों को यदि कवर कर लिया जाए तो एग्जाम में इससे आने वाले क्वेश्चन आसानी से बन जाए, अर्थात 80 से 90% क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकें। तो चलिए देखते हैं फिजिक्स के वो कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिसको पढ़ना अति आवश्यक है और उससे एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आते हैं। पहला चैप्टर की हम बात करेंगे फिजिक्स की, तो वो हमारा एक चैप्टर है विद्युत धारा, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रिक करंट। इसमें पढ़ेंगे क्या, तो इसमें पढ़ेंगे इसकी परिभाषा, लेकिन परिभाषा से सवाल आएगा नहीं, लेकिन जानना जरूरी है। जब किसी चीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं तो उसके बारे में इंट्रोड्यूस भी होना बहुत ज़रूरी होता है, यानी उसके बारे में भी जानना जरूरी होता है। उसके बाद इसका मात्रक पढ़ेंगे। मात्रक पढ़ने के बाद इसमें देखेंगे अल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट देखेंगे। विद्युत धारा है तो इसका कोई ना कोई तो प्रकार होगा, तो प्रकारें पढ़ेंगे। प्रकार में क्या मिलेगा, तो अल्टरनेटिव करंट जिसको हम लोग बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा, डायरेक्ट करंट जिसको डिस्क धारा बोलते हैं। इसके अलावा इसमें पढ़ेंगे हम लोग प्रतिरोधकता पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे विभव, विभवांतर पढ़ेंगे। उसके बाद एम्पियर पढ़ेंगे। इन सारी चीज़ों पढ़ने के बाद कुछ इलेक्ट्रिक डिवाइस के बारे में भी पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक डिवाइस कहने का मतलब जैसे जो बिजली उत्पादन वगैरह करता है, जैसे बिजली से भी कोई चलने वाले डिवाइस होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक मोटर, जैसे इलेक्ट्रिक जनरेटर, हमारा ट्रांसफार्मर हो गया, रेक्टिफायर हो गया, इन्वर्टर हो गया, टरबाइन हो गया। ये सब देखें, ये इसका यूज कहाँ होता है और इसका एनर्जी भी जो है किससे किस में ट्रांसफ़र होता है और ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है, इसे भी देखेंगे। इसके अलावा इसमें हम लोग एमीटर की चर्चा करेंगे, जैसे विद्युत धारा मापा जाता है। गैल्वेनोमीटर की चर्चा करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर बताई दिए, पोटेंशियल डिफरेंस आपको। उसके बाद विद्युत वाहक बल भी देख लेंगे, जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, EMF बोलते हैं। इतना आप यदि इस चैप्टर से कवर कर लिए तो यकीन मानिए कि इस चैप्टर से आने वाले क्वेश्चन जो होंगे नहीं छूटेंगे। इतना आपको करना ही करना होगा। साथ ही साथ आप समानांतर क्रम, श्रेणी क्रम ये देख लीजिएगा, ओम्स लॉ देख लीजिएगा, तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आसानी से इनसे आने वाले क्वेश्चन सब बन जाएंगे। यदि हम बात करेंगे दूसरे चैप्टर की, तो जो दूसरा महत्वपूर्ण चैप्टर होगा वो होगा हमारा प्रकाश, लाइट। प्रकाश का भी हम लोग प्रकार देखेंगे, अपवर्तन देखेंगे, परावर्तन देखेंगे। इससे एग्जाम्पल बहुत पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल देख लेंगे। उसके बाद प्रकाश के नियम जो होते हैं वो देख लेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे दर्पण, फिर लेंस देखेंगे। दर्पण में क्या देखेंगे, दर्पण में जैसे अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। दर्पण में जो हम लोग देखेंगे वो दर्पण सूत्र, और सबसे महत्वपूर्ण जो बातें आती है जो अब एग्जाम में आने लगा है वो इमेज आता है कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि फोकस और ध्रुव के बीच, दर्पण के ध्रुव के बीच वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे, दर्पण के आगे, वस्तु के बराबर, वस्तु से छोटा, वस्तु से बड़ा, या सीधा बनेगा, उल्टा बनेगा, कैसा बनेगा, ये सब देखेंगे। वक्रता त्रिज्या पे रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे रखेंगे तो कहाँ बनेगा, वस्तु को कहाँ रखेंगे तो अवतल दर्पण में, दर्पण के पीछे बनेगा, वस्तु के आकार से बड़ा बनेगा। उसी तरह उत्तल दर्पण में देखेंगे, ठीक उसी प्रकार अवतल लेंस और उत्तल लेंस में देखेंगे। सबका उपनाम भी जानेंगे, जैसे अभिसारी लेंस भी बोलते हैं, अभिसारी लेंस भी बोलते हैं, अपसारी लेंस भी बोलते हैं। दर्पण में भी उसी तरह है, अभिसारी दर्पण, अपसारी दर्पण। ये सब चीज़ें आपको बढ़िया से देखना होगा। दर्पण सूत्र हो गया, लेंस सूत्र हो गया, जो हम लोग पढ़ते आए हैं, 1/u + 1/v = 1/r 1/f। तो ये सब हम लोग, तो प्रकाश चैप्टर में क्या क्या देख लेंगे, तो ये प्रकाश की चाल हो जाएगा, विभिन्न माध्यमों में देख लेंगे। उसके बाद परावर्तन, अपवर्तन बताए दिए। प्रकाश की प्रकृति, जैसे ये तरंग की भी प्रकृति होती है, कण की भी प्रकृति होती है। प्रकाश में दर्पण बता ही दिए, दर्पण देख लेंगे, लेंस देख लेंगे, ये सब देख लेंगे विथ एग्जाम्पल। उसके बाद साथ ही साथ प्रतिबिंब कहाँ बनता है ये जरूर आप देखेंगे। ये मिलेगा आपको कहाँ, NCERT की बुक देखना पड़ेगा, उसको आप जरूर देखिए। अभी जो भी कोई भी एग्जाम देते हैं जाके कुछ कुछ चैप्टरों का NCERT का बुक को जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि अब जो एग्जाम का पैटर्न बदल रहा है और डायरेक्ट NCERT बेस्ड ऑन क्वेश्चन आता है। तो इनसे आप कवर कर लें। 2 चैप्टर आपको बता दिए, ये एक आपको विद्युत धारा बता दिए, विद्युत धारा में क्या क्या पढ़ना है और प्रकाश में क्या क्या पढ़ना है। अब हम बात करते हैं चालकता की, कंडक्टिविटी की, चालकता की। चालकता से भी बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। बोलेंगे ये चालकता क्या चैप्टर है सर? जी, चालकता जो एक चैप्टर है, जैसे हम लोग पढ़े ना, चालक पदार्थ, अर्धचालक पदार्थ और चालक जिसको कुचालक बोलते हैं,
अतिचालक पदार्थ, ये सब पदार्थ हम लोग पढ़ेंगे। ये सब पदार्थ में पढ़ेंगे क्या, तो इन सारे पदार्थों में तापमान का क्या इस पर प्रभाव पड़ता है ये देखेंगे। और एग्जाम में यही सब सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूछता नहीं एग्जाम में, किसी चालक के पदार्थ का तापमान को बढ़ा दिया जाए तो उसके प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ता है, प्रतिरोधकता पे क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी चालकता पे क्या प्रभाव पड़ती है, चालक उसका घटती है या बढ़ती है, ये सब तो एग्जाम में आता है। तो यही सब एग्जाम में हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि चालक में तापमान बढ़ाने से क्या क्या बढ़ता है, अर्धचालक में तापमान बढ़ाने से क्या बढ़ता है, कुचालक में तापमान बढ़ाने से क्या बढ़ता घटता है, कब जो है अर्धचालक एक कुछ आदर्श कुचालक की तरह काम करता है, कितने डिग्री तापमान पे एक अर्धचालक कुचालक की तरह काम करता है, या नगन हो जाता है, या प्रतिरोध उसका अनंत हो जाता है। ये सब तमाम प्रकार की क्वेश्चन आप सुने होंगे। ये सब चीज़ें आपको बढ़िया से पढ़ना है। ये इसमें ये पढ़ना है, तो इसमें चालकता में क्या क्या पढ़ना है, चालक पदार्थ पे तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है, और चालक पदार्थ पे तापमान का पे क्या प्रभाव पड़ता है। तापमान पे प्रभाव पड़ने का मतलब प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ता है, प्रतिरोधकता पे क्या प्रभाव पड़ता है, और उसके चालक पे क्या प्रभाव पड़ता है। यानी मेरा कहने का मतलब, किसी भी चालक में यदि तापमान बढ़ाते हैं तो क्या उससे इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होता है, क्या उसमें किसी प्रकार की कोई रुकावट आती है, या इलेक्ट्रॉन और तेज़ी से फ्लो होता है, और उसमें जो बाधा उत्पन्न करता है प्रतिरोध, उस पर भी क्या प्रभाव पड़ता है। मेन तो वो प्रतिरोध का ही मतलब होता है कि हर एक बार उसको रोकना, प्रति यूनिट में उसको रुकावट पैदा करना इलेक्ट्रॉन फ्लो में। सॉरी लाइट कट गई, क्षमा चाहेंगे। तो ये आपको हम बताएं, ये सब सारी चीज़ें देखना है। यही सब चैप्टर से क्वेश्चन आता है। ज़्यादा हम लोग कंफ्यूज करते हैं, आसानी से तो सब कुछ पढ़ लेते हैं, मात्रक पढ़ लेते हैं, मात्रक बना ही लेते हैं, लंबाई का मात्रक जो होता है बता देते हैं, मूलभूत राशियों के मात्रक बता देते हैं, व्युत्पन्न का मात्रक बता देते हैं, कुछ फिजिक्स का हमारे कुछ डिवाइसेज हैं वो आप बता देते हैं, आविष्कार है वो आप बता देते हैं। लेकिन जहाँ से लॉजिक वाले क्वेश्चन आता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है, वहाँ पे हम लोग पहुँच जाते हैं। तीन सारे चैप्टरों को क्लियर कर लेंगे। तो ये तीसरा क्वेश्चन, 1 मिनट, 3 चैप्टर बता दिए आपको। विद्युत धारा हो गया, चालकता हो गया, और एक प्रकाश हो गया। अब एक महत्वपूर्ण चैप्टर की बात करते हैं, स्थूल पदार्थों के गुण। हम वही चैप्टर बता रहे हैं जो एनसीईआरटी में भी है और घटना चक्र में। घटना चक्र प्योर एनसीईआरटी का ही ये सारे मटेरियल है उसमें, तो आप घटना चक्र बोलिए या उसको एनसीईआरटी बोलिए। स्थूल पदार्थों के गुण बोलेंगे, स्थूल पदार्थों के गुण में क्या पढ़ेंगे सर, तो बोलेंगे इसमें ठोस पदार्थ हमारे 3 टाइप का, ठोस होता है, द्रव होता है, गैस होता है। ठोस में सभी को पता है कि वो प्रत्यास्था का गुण पाया जाता है। द्रव में जो गुण पाया जाता है हम लोग सभी को जानते हैं, उसमें दाब का गुण पाया जाता है, सरफेस टेंशन जिसको पृष्ठ तनाव का गुण पाया जाता है, श्यानता का गुण जिसको विस्कोसिटी बोलते हैं, केशिकत्व की कैपिलरी का गुण पाया जाता है। उसके बाद प्लवन का गुण उसमें पाया जाता है। प्लवन में हम लोग पढ़ते हैं ना, वस्तु कब पानी में डूब जाएगी, वस्तु कब पानी में तैरने लगेगी, वस्तु कब नीचे डूबी वस्तु ऊपर आने लगेगी, किस कंडीशन में। तो ये सब पढ़ते हैं, ये बायोन्सी फोर्स उसी में हम लोग पढ़ते हैं। फिर गैस में हम लोग वायुमंडलीय दाब देखते हैं, ये देखते हैं। अब जो द्रव में सबसे जो ठोस द्रव और गैस, सबसे इसमें जो क्वेश्चन आता है वो द्रव के गुण वाले से आता है। द्रव में जो सरफेस टेंशन पाया जाता है, केशिकत्व की क्रिया पाई जाती है, प्लवन की क्रिया पाई जाती है, इसका एग्जाम्पल भर भर के पूछता है। हमेशा आपको क्वेश्चन मिलेगा सरफेस टेंशन से, श्यानता से मिलेगा, केशिकत्व से मिलेगा। फिर आप इसी में पढ़ेंगे ससंजक बल, कोहेसिव फोर्स, अधेसिव फोर्स, जिसको असंजक बल बोलते हैं। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को कोहेसिव ससंजक, और 2 विभिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले बल को हम लोग असंजक बल बोलते हैं। पढ़ते हैं ना, जब तेल पे पानी फेंक देते हैं तो पानी का आकार गोलाकार हो जाता है, इन्हीं सब कारणों से। फिर पानी में तेल को फेंक देते हैं तो पानी छितरा जाता है, फैल जाता है। तो ये सब एग्जाम्पल पढ़ते हैं। फिर इसी में देख लेंगे प्रतिबल स्ट्रेस जिसको बोलते हैं, इसकी मात्रक बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। विकृति देख लेंगे, स्ट्रेन देख लेंगे, इसका भी मात्रक पूछा जाता है। तो इस चैप्टर में ये हम लोग कवर कर लेंगे। तो आपको 4 चैप्टर बता दिए, स्थूल पदार्थों का गुण, प्रकाश हो गया, विद्युत धारा हो गया, चालकता हो गया। अब चलते हैं दूसरे पे। अब चलते हैं एक महत्वपूर्ण चैप्टर जो होगा ध्वनि, साउंड। विभिन्न पदार्थों में ध्वनि की चाल देखेंगे। इसमें भी जो क्वेश्चन आता है वो इसकी चाल जो निर्भर करती है, किन किन घटकों पर निर्भर करती है, ये भी पूछा जाता है ना। तापमान बढ़ाने से ध्वनि की चाल क्या होगी, दाब उसके आर्द्रता बढ़ने से क्या होती है, ये सब सुनते हैं हम लोग। फिर ध्वनि में देखते हैं हम लोग, सरब ध्वनि में रेंज क्या होता है आवृत्ति का, प्रासरब में क्या होता है, अपसरब में क्या होता है, ये सब पढ़े ना। 20,000 से कम, 20 से 20,000, 20,000 से 20 किलो-हजार तक, ये सब पढ़े। तो ये सब हम लोगों को देखना है इसमें। उसके बाद मात्रक देख लेंगे, इकोसिस्टम देख लेंगे, इकोसिस्टम ने इको साउंड देख लेंगे, ये सब इसमें देख लेंगे। ध्वनि की चाल, विभिन्न पदार्थों में है ना ध्वनि की चाल, तो आप ध्वनि से ये सब देख लेंगे। फिर अगला जो एक चैप्टर होगा वो तरंग गति होगा। तरंग गति का प्रकार में देख लेंगे।
यांत्रिक, ये मैकेनिकल वेव जिसको यांत्रिक तरंग बोलते हैं, ये दो प्रकार का होता है, अनुदैर्ध्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग। अनुदैर्ध्य जैसे ध्वनि तरंग है अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण, प्रकाश तरंग है अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण। फिर विद्युत चुम्बकीय तरंग हम लोग जानते हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंग में पढ़े होंगे, एक्सरे पढ़े होंगे, रेडियो वेव पढ़े होंगे। तो ये सब हम लोग क्या करेंगे, छोटे छोटे चैप्टरों में इन सारी चीज़ों पर हम फोकस करेंगे। तो ये आपके चैप्टर हो गए, तो आपका 4-5 चैप्टर बता दिए। फिर देखते हैं दूसरे चैप्टर। अब अगला जो चैप्टर की बात करेंगे वो हमारा चैप्टर होगा ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी। हीट से संबंधित आता है। बहुत बार आप सुने होंगे पिघलनांक, उबलनांक, क्वथनांक, ये सब सुने होंगे। हिमांक हो गया, बाष्पीकरण हो गया, हिमीकरण हो गया, संघनन हो गया, द्रवण हो गया, केल्विन सुने होंगे, रीमर सुने होंगे, ये सब सुने होंगे। तो इसी में हम लोग पढ़ते हैं। ताप का जो मापन किया जाता है विभिन्न प्रकार से किया जाता है। ताप को हम लोग सेल्सियस में भी मापते हैं, केल्विन में भी मापते हैं, उसके बाद फ़ारेनहाइट में भी मापते हैं, रीमर में भी मापते हैं। तो ये सब रिलेशन पूछा जाता है। जैसे हम लोग पढ़े ना C/5 बराबर F-32/9, C/5 बराबर F-32/9। C और F आया तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में रिलेशन, यहाँ से कभी सेल्सियस देगा फ़ारेनहाइट पूछेगा, फ़ारेनहाइट देगा सेल्सियस पूछेगा। फिर हम लोग केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड में भी रिलेशन पूछता है। तो हमने एक फार्मूला भी बना रखा है इसको आसानी से कि टेम्परेचर इन केल्विन माइनस टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 273.15, क्योंकि एक्चुअल -273 नहीं होता, -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। तो केल्विन से सेंटीग्रेड में रिलेशन आपको बता TK माइनस TC, T से टेम्परेचर, K से केल्विन। TK माइनस TC बराबर 273। हम ये फार्मूला बना के रखेंगे इस तरीके से, ताकि जब भी आज सेल्सियस दे देता है कहीं केल्विन में पूछ लेता है, दे देगा 5 डिग्री सेंटीग्रेड, बोलेगा केल्विन में बदलिए, तो वहाँ हम लोग भुला जाते हैं 273 में जोड़ें कि घटाएं। इसीलिए फार्मूला ये मैंने इसको बनाया TK माइनस TC बराबर 273। ताप परिवर्तन का प्रभाव जैसे पढ़ते हैं ना, अभी आप लोगों को बताया गलनांक, जिसको इंग्लिश में मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, गलनांक और पिघलनांक भी इसको बोलते हैं, गलन भी बोलते हैं। गलनांक, पिघलनांक, गलन, इंग्लिश में मेल्टिंग पॉइंट, हिंदी में 3 नाम, इंग्लिश में 1। गलन हो गया, गलन मेल्ट बोल देंगे, गलनांक लग गया तो मेल्टिंग हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। अब उसी तरह क्वथनांक, क्वथनांक है हमारा, क्वथनांक जिसको उबलनांक बोलते हैं, इसी को क्वथन भी बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद अगला संघनन, ये देख लेंगे, बाष्पीकरण देख लेंगे, हिमीकरण देख लेंगे, ऊर्ध्वपातन देख लेंगे, उसका एग्जाम्पल देख लेंगे। ये सब आप देख लेंगे तो इस चैप्टर में आपका क्लियर हो जाएगा। चलते हैं अब अगले चैप्टर में। यदि अगला चैप्टर की बात करेंगे तो वो जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा गुरुत्व के अधीन गति। गुरुत्व के अधीन गति होगा। इसमें पढ़ते क्या है तो केपलर का नियम पढ़ते हैं। केपलर का 2 नियम, प्रथम नियम, द्वितीय नियम है। फिर इसी में न्यूटन्स लॉ देख लेते हैं, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। इसी में फिर हम लोग जब ये गुरुत्व के अधीन की बात है तो बड़ी जी और छोटी जी का मान देख लेते हैं। फिर बड़ी जी और छोटी जी में रिलेशन देख लेते हैं, अर्थ के मास के रिस्पेक्ट में और अर्थ के त्रिज्या के रिस्पेक्ट में। जैसे होता है ना, बड़ी जी बाय स्मॉल जी बराबर अर्थ का रेडियस का स्क्वायर बाय अर्थ का मास होता है। फिर उपग्रह की कक्षीय चाल देख लेंगे, पलायन वेग देख लेंगे। पलायन वेग में पृथ्वी का पलायन वेग जैसे होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, चंद्रमा का देख लेंगे जैसे 2.4 होता है। फिर हम लोग इसके वेलोसिटी देख लेंगे और उपग्रह की कक्षीय चाल, दोनों में रिलेशन पढ़ते हैं ना, V बराबर √2 गुना V0। आप लोग पढ़े होंगे किसी भी उपग्रह की कक्षीय चाल यदि √2 गुना बढ़ जाए या √2 गुना हो जाए तो वो उपग्रह जो होगा वहाँ से क्या होगा, पलायन कर जाएगा। तो V में हम लोग पढ़ते हैं V/V0 बराबर √2, ये रिलेशन आता भी है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। V बराबर क्या होता है तो √2 गुना V0 होता है। ये सब हम लोग देखते हैं। V0 को ऑर्बिटल वेलोसिटी उपग्रह का कक्षीय चाल बोलते हैं। उसके बाद सरल लोलक देख लेंगे, आवर्त गति देख लेंगे, उसके बाद सेकेंड लोलक भी पढ़ते हैं। ये सब तमाम प्रकार की चीज़ें इसमें हम लोग देख लेंगे तो ये आपका कवर हो जाएगा। फिर अगला चैप्टर की बात करेंगे तो वो है यांत्रिकी। यांत्रिकी में क्या देखेंगे तो द्रव्यमान हो गया, बल हो गया, त्वरण हो गया, विस्थापन हो गया, संवेग हो गया, आवेग हो गया, भार हो गया, आपका शक्ति हो गया, ये सब की परिभाषा देख लेंगे, यूनिट देख लेंगे। साथ ही स्थितिज ऊर्जा हो गया, गतिज ऊर्जा हो गया, ऊर्जा हो गया, ये सब देख लेंगे तो ये यांत्रिकी में आ जाएगा। एक जो अब चैप्टर बचा है वो हमारा है मात्रक, जिसको यूनिट बोलते हैं। मात्रक में हम लोग देख लेंगे, मात्रक में देख लेंगे विभिन्न प्रकार के जो हमारे भौतिक राशियाँ उनके मात्रक। कुछ ऐसे भौतिक राशियाँ जिसके मूल मात्रक होते हैं उसमें से 7 हैं, और बहुत को विभिन्न प्रकार के सिस्टमों में मापा जाता है। जैसे आप पढ़े होंगे CGS हो गया, MKS हो गया,
FPS हो गया, SI यूनिट हो गया, CGS सेंटीग्राम ग्राम सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड हो गया, FPS फुट पाउंड सेकेंड हो गया, MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड हो गया, SI इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट हो गया। 7 भौतिक राशियाँ हो गया, जैसे हमारा लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, सेकेंड हो गया, ताप हो गया, ज्योति तीव्रता हो गया, पदार्थ का द्रव्यमान हो गया। ये तमाम प्रकार की चीज़ें हम लोग देखें। कुछ व्युत्पन्न मात्रक होते हैं, जैसे व्युत्पन्न में भौतिक राशियाँ कौन कौन सी होती है, जैसे द्रव्यमान ने जैसे हो गया आयतन हो गया, घनत्व हो गया, जो दो चीज़ों से मिलकर फॉर्मूला बन जाता है। जैसे बल बराबर क्या होता है, मास गुना त्वरण होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण ma होता है। तो जैसे दो भौतिक राशियाँ आपस में मिल जाए, उससे जो यूनिट उसका बनेगा तो व्युत्पन्न मात्रक बोलेंगे। बल हो गया, विस्थापन हो गया, दूरी हो गया, चाल हो गया, वेग हो गया, आवेग हो गया, ये सब हमारा क्या हो जाए, व्युत्पन्न मात्रक। तो फिजिक्स में इन सारी चीज़ों चैप्टरों को आप यदि देख लेंगे तो यकीन मानिए एक भी क्वेश्चन आपके नहीं छूटेंगे। 80 से 90% क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। और हम कोशिश करेंगे कि इसके एक एक चैप्टर का वीडियो भी आप लोगों को डाल दें जहाँ तक संभव हो। तो पहला हम लोग आप लोगों को बता दिए, विद्युत धारा हो गया, विद्युत धारा के साथ चालकता देख लेंगे, प्रकाश देख लेंगे, ध्वनि देख लेंगे, यांत्रिकी देख लेंगे, यूनिट देख लेंगे। यूनिट देखने के बाद आपको ये ध्वनि बता ही दिए, तरंग देख लेंगे, उसके बाद गुरुत्व के अधीन गति देख लेंगे, ये सब चैप्टर। उसके बाद नाभिकीय विखंडन की आपको, अब नाभिकीय भौतिकी क्या है कि मैंने आपको वीडियो डाल ही दिया है। तो ये सब वीडियो हम डाल ही दिए हैं, लगभग इतना आप कर लेते हैं। और कुछ आविष्कार इसका देख लेंगे, बोलेंगे और सर छूट गया, सर रक्षा औद्योगिकी छूट गया, अंतरिक्ष औद्योगिकी छूट गया, ये सब। तो ये सब आप स्टैटिक में भी जाके पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये सब सारे जो टॉपिक हो सके तो आप घटना चक्र से कवर कर लीजिए। घटना चक्र मीन्स NCERT, ये NCERT है। और उन्हीं सारी चीज़ों से मैं आपको कलेक्ट करके भी मैं बताया हूँ, आप उससे भी कवर कर लेते हैं तो आपके क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। स्थूल पदार्थों के गुण में बता ही दिए, ये सब कवर करना है। ये सब सारा हम एक एक करके वीडियो आप लोगों को उम्मीद करेंगे कि 10 से 11 जो चैप्टर बताए सबके वीडियो डाल दें और इसके भी देख लेंगे। इसी के साथ साथियों फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण चैप्टरों के साथ। जय हिंद।